पहला क्वेश्चन आज स्क्रीन के ऊपर क्या कहता है, इनमें से कौन सा ऐसा ओशन करंट जाने के महासागर की धारा प्रणाली का हिस्सा नहीं है, किसकी, नॉर्थ अटलांटिक ओशन करंट की, यानी कि उत्तरी अटलांटिक महासागर की धारा प्रणाली नहीं है। अगर आपको याद होगा मैंने आपको बताया था ब्राज़ील। सो ब्राज़ील जो है ये आपके नॉर्थ ना होके साउथ के अंदर है, साउथ इक्वेटोरियल करंट की बात आती है, दक्षिण की। तो मैं आपको दिखा देता हूँ पहले तो ये है ब्राज़ील। तो ब्राज़ील जो है ये आपका साउथ वाला पार्ट आता है, साउथ अटलांटिक ओशन का पार्ट आता है। नॉर्थ अटलांटिक जो है ऊपर वाले हैं ये वाले, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ऊपर वाले हैं, और ये सारे जैसे फॉकलैंड करंट ये सारे के सारे आपके क्या हैं, साउथ वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए जी क्या लिखा हुआ है, पहला है इरमिंगिर करंट, ये बिल्कुल नॉर्थ का है। लेब्राडोर करंट ये भी नॉर्थ का है। कैनरी करंट ये भी नॉर्थ का है। तो आंसर इसमें क्या बन गया, सी ऑप्शन बन गया। सुनामी जो एक नाम है ये किसको दिया गया नाम है? सुनामी जो नाम है ये एक जापानीज़ वर्ड है, जापानी वर्ड है ये, जिसका नाम होता है ज्वारीय लहरें इसका, और इंग्लिश में हम और इसको और क्या कह देते हैं, हार्बर वेव, हार्बर वेव भी कह देते हैं, और ज्वारीय लहरें भी इनको कहा जाता है। और ये जो टाइड होती है ये हमेशा बहुत ना गहरे पानी से स्टार्ट होती है, यानी कि शैलो वाटर से स्टार्ट होती है, बिल्कुल बहुत गहराई वाला वाटर नहीं। हाँ ये ज़रूर है कि इसमें ग्रेविटेशन, कहने का मतलब गुरुत्वाकर्षण जो है बल लगता है, किसका, मून का, अर्थ का, सन का, इन तीनों का जो है आपका गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, जिसके कारण जो है वेव्स ऊपर उठती हैं और ये जो है सुनामी आती है। तो आंसर इसमें क्या बन गया आपका, सी ऑप्शन बन गया, टाइडल वेव्स। तो देखिए ये सुनामी कैसे आती है, यहाँ से ये उठती है, धीरे धीरे उठती है, चलती ऐसे जाती है, लेकिन यहाँ पे जब पहुँचती है, एंड में पहुँचती है, ये क्या कर जाती है, इसकी हाइट जो होती है ना एकदम से बढ़ जाती है, मतलब एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, एकदम से हाइट इसकी बढ़ जाती है, और ये आपकी सारी की सारी ग्रेविटेशन पुल के कारण देखने को आपको मिलती है। वाटर का यहाँ पे चलना, इकट्ठा होना, चलना एकदम से ऐसे वाटर इंक्रीज कर जाता है ग्रेविटेशन अट्रैक्शन गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो ये आपकी सुनामी आती है इस तरीके से। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा जो कारण है हाइड्रोलिक एक्शन का काम है? हाइड्रोलिक का मतलब क्या हो गया, पानी से, हाइड्रोलिक का मतलब क्या हो गया, पानी से। पानी के कारण क्या होती है, तो यहाँ पे जैसे वाटर है, वाटर क्या करता है, ये जो रॉक है यहाँ पे आता है, और ये इस तरीके से रॉक अंदर को चली गई। ये अंदर को रॉक इसीलिए चली गई क्योंकि यहाँ से जो है पानी का एक्शन पड़ा और ये रॉक पिघलती गई, यानी कि आपकी मैकेनिकल वेदरिंग होती गई, मतलब टूटती रही मैकेनिकल वेदरिंग इसको कहते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ आप सीधा भी कह सकते हो कि हाँ यहाँ पे कट बनते गए, टूटती गई, पानी पड़ता गया और अंदर से अंदर ही जो है ये टूटती गई है, ठीक है। तो आंसर इसमें क्या बनने वाला है, आंसर इज़ ए ऑप्शन, दैट इज़ फ्लोइंग वाटर। अगर आपसे विंड पूछता तो ये एओलियन होता है, एओलियन हवा के कारण। ग्लेशियर वाला, हिमनद वाला, अगेन ग्लेशियर वाला ही होता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आंसर इसमें क्या बन गया भाई, ए ऑप्शन बन गया, फ्लोइंग वाटर। इनमें से कौन से समुद्र के अंदर जो है सबसे ज़्यादा सैलिनिटी है, सबसे ज़्यादा लवणता है? तो इनमें से सबसे ज़्यादा लवणता है डेड सी के अंदर, आंसर इज सी ऑप्शन। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मृत सागर डेड सी के अंदर सबसे ज़्यादा सैलिनिटी है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ डेड सी कहाँ पे है। सो दिस इज़ द डेड सी। डेड सी किसके साथ लगता है, जॉर्डन के साथ लगता है, ठीक है, और इधर जो है वेस्ट बैंक के साथ लगता है, और साथ के साथ जेरूसलेम मतलब इसराइल के साथ लगता है। इसराइल की कैपिटल क्या है, जेरूसलेम, तो ये इनके साथ लगता है। बट यहाँ पे जैसे ऑप्शन है, ये भी आपको मैं बता देता हूँ, मेडिटेरेनियन सी जैसे भूमध्य सागर जिसे आप कहते हैं, ये आपका साउथ यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका की साइड के ऊपर, यानी कि यूरोप का साउथ साइड आ गया, ठीक है, और आपका अफ्रीका का नॉर्थ साइड आ गया, उसके ऊपर यहाँ पे लगता है। और रेड सी जो है आपका, रेड सी जो है ये आपका कहाँ लगता है, इजिप्ट हो गया, सूडान हो गया, अफ्रीकन हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ये सारे इनमें जुड़ता है। क्लियर, ये आपको पता होना चाहिए। ब्लैक सी टर्की के पास, ईस्टर्न यूरोप का पार्ट, ठीक है, आंसर इज सी ऑप्शन। वाटर बॉडी विच हैव लो कंसंट्रेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर इन, यानी कि जल निकायों में सबसे कम जो सांद्रता है न्यूट्रिएंट्स हैं आपके, वो पोषक तत्व जो हैं वो कहाँ पे कम देखने को आपको मिलते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ सारे वन बाय वन। यहाँ पे जो इसका आंसर बनेगा पहले तो वो बनेगा ओलिगोट्रॉपिक एरिया। ओलिगोट्रॉपिक एरिया के अंदर जो है न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा कम होते हैं, तो आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। और यहाँ पे जो लाइफ है आप सस्टेन करते हैं, कम सस्टेन करते हैं, और ये वो एरिया होता है जो आपका टेरेस्ट्रियल और इक्वेटिक एनवायरनमेंट वाला पार्ट है, यानी कि भूमि वाला पार्ट और पानी वाला पार्ट देखने को आपको मिलता है।
लिटोरल जोन की अगर मैं बात करता हूँ, ये आपका सी शोर के पास होता है, यानी कि आपके समुद्र के पास देखने को आपको मिलता है। सी शोर यानी कि समुद्र के पास मिलता है, जहाँ पे आपका सी होता है, समुद्र हो गया है, लेक हो गया, रिवर हो गया, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है सी शोर के पास, ये आपको ध्यान रखना है। नैरेटिक प्रोविंस की अगर मैं बात करता हूँ, नैरेटिक प्रोविंस की, ये जो है ये एक मेरीन वाटर का पार्ट होता है, यानी कि पानी का पार्ट है, जहाँ पे आपके जो लो वाटर होता है वो अराउंड 200 मीटर के आसपास जाता है, यानी कि 200 मीटर के नीचे वाटर देखने को आपको मिलता है। बेंथोस जोन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका लोएस्ट लेवल ऑफ वाटर होता है, जहाँ पे ओशन, लेक और स्ट्रीम, यहाँ का सबसे ज़्यादा लोएस्ट पार्ट होता है। लोएस्ट पार्ट सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोएस्ट पार्ट, ठीक है, जहाँ पे आपके सेडिमेंट्स आते हैं और लेयर्स वगैरह यहाँ पे जमा हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन जो था वो क्वेश्चन था लो कंसंट्रेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स का, तो आंसर इसमें बनेगा बी। अगर आपने पूछा कि लोएस्ट जोन जो है आपका ओशन अर्थ के अंदर क्या होता है, ओशन लेक्स के अंदर, तो बेंथोस जोन बोलेंगे आप, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बनेगा ओलिगोट्रॉपिक। सी अमाउंट में भी जो गणना हो सकती है, सी अमाउंट क्या होता है, सी अमाउंट क्या होता है, ठीक है। तो देखिए जी, सी अमाउंट मैं दिखाता हूँ आपको पहले, तो ये है आपका सी अमाउंट। तो सी अमाउंट वाला पार्ट क्या होता है कि जो जैसे आपका पानी है, ये पानी है, पानी वाला पार्ट है, ठीक है। तो अंदर से क्या होता है कि ये वॉल्केनोज वगैरह होती हैं, वॉल्केनिक एक्टिविटी यहाँ पे देखने को मिलती है। तो जैसे ही ये आपके सी अमाउंट यहाँ पे ऐसे बन जाते हैं, मिट्टी वगैरह सारी चीज़ें सबमेरीन नेविगेशन प्रॉपर तरीके से होती है यहाँ पे, तो एट द एंड क्या होता है कि धीरे 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 ये राइज करने लग जाती है, ऐसे ऊपर 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 तरह तरह राइज करने लग जाती हैं, यानी कि अंडर सी माउंटेन्स होती हैं, ये माउंटेन्स बन जाती हैं ये, और पानी के नीचे की माउंटेन्स होती हैं और सीधा सीधा धीरे धीरे ऊपर की तरफ चलती हैं। जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ चलती हैं, ओशन से चलती हैं, उसके बाद जो है यहाँ पे आपको जो है डेट मीन्स यहाँ पे आपको जो है फूड मिलता है, क्रिएचर्स मिलते हैं, कोरल्स मिलते हैं, फिश मिलती है, ये सारी चीज़ें देखने को आपको मिलती हैं। लेकिन ये सी अमाउंट वाला पार्ट है जो वॉल्केनिक एक्टिविटी के कारण माउंटेन्स देखने को मिलते हैं, और यहाँ से ही पार्ट आपका बल्जिंग होती है और ऊपर ऊपर चलता है, ठीक है। तो ये होता है सी अमाउंट वाला पार्ट। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन में ज़्यादा समझ आ जाएगा कि ऑप्शन में क्या आएगा, ये वाला पहला ही पॉइंट बनेगा, द माउंटेन्स अब्रप्टली राइजिंग फ्रॉम द ओशन फ्लोर। इसको आप क्या कहेंगे, आप ए ऑप्शन कहेंगे, ठीक है। दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे ओशन फ्लोर के जो तल के पास जो होते हैं अंडर सीन माउंटेन्स देखने को आपको मिलती हैं। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपके, द माउंटेन्स अब्रप्टली राइजिंग फ्रॉम द ओशन फ्लोर इज कॉल्ड सी अमाउंट। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोल्ड करंट हैविंग कूलिंग इफेक्ट ऑन द शोर ऑफ, कोल्ड करंट जो है, मैंने ये देखो, ये सीधा आंसर याद कर सकते हो कैसे, पेरू। मैंने आपको बताया था ना, पेरूवियन जो आपका साउथ अमेरिका वाला पार्ट है, तो पेरू इधर चलता है, यानी कि पैसिफिक ओशन में। यहाँ पे आपके चिले और पेरू के अंदर जो है ठंडक वगैरह कौन करता है, अगेन ये वाला पेरू वाला ही, आपका पेरू तट के ऊपर ही है, और पेरूवियन करंट ही उसको कहते हैं, पेरू करंट भी कहते हैं, और प्लस हमबोल्ट करंट के नाम से भी उसको जानते हैं। अगर याद होगा, मैंने एक्सप्लेनेशन में भी आपको बताया था और पिछले क्लास में भी क्वेश्चन करवाया था। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, वन ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। डेड सी जो है ये कहाँ पे सिचुएटेड है, यहाँ पे इनमें से, तो ये है डेड सी। फर्स्ट ऑफ ऑल डेड सी यहाँ पे है। डेड सी जो है ये बॉर्डर किसके साथ कर रहा है, देखो बॉर्डर किसके साथ कर रहा है, यहाँ पे एग्जैक्टली तो पता नहीं लग रहा, बट अदरवाइज मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी करवाया था, जॉर्डन के साथ है, इजराइल के साथ है, ठीक है, जॉर्डन के साथ है, इजराइल के साथ है, और आपका वेस्ट बैंक के साथ जो है जुड़ता है, वेस्ट बैंक के साथ जो है यहाँ पे जुड़ता है। क्लियर, ये है आपका कहाँ पे, डेट इज़ अ रिफ्ट वैली, ये रिफ्ट वैली है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिफ्ट वैली। और सबसे जो सेलाइन वाटर है, ये सैलिनिटी वाला है, सबसे सेलाइन है। आंसर इज ए ऑप्शन। कोरल्स की ग्रोथ के लिए मूंगा, जिसे आप कहते हैं, कोरल्स भी कह देते हैं, कोरल वर्ड भी आ सकता है और मूंगा वर्ड भी आ सकता है, इसकी ग्रोथ के लिए कौन सा फैक्टर इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे पहला पॉइंट है वेव फ्री सॉल्ट वाटर, गलत पॉइंट, यही गलत होगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए, सॉल्ट वाला, नमक वाला पानी चाहिए, नमक होगा तो कोरल बनेंगे, देखिए। क्लीन सॉल्ट वाटर बिल्कुल चाहिए, वार्म सी बिल्कुल चाहिए, सनलाइट बिल्कुल चाहिए। तो आंसर इसमें क्या बन गया आपका, वन ऑप्शन क्या बनेगा, राइट आंसर बन गया वन ऑप्शन, वेव फ्री सॉल्ट वाटर। पीरियोडिक मूवमेंट ऑफ द सी वाटर इज नोन एज, समुद्री जल के आवधिक गतिविधि को किसके रूप से जाना जाता है, पीरियोडिक मूवमेंट।
सो पीरियोडिक मूवमेंट का मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे आपकी मूवमेंट ऐसे पानी की आती जाएगी तो इसमें आपकी इसको क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा टाइड्स। तो क्या कहा जाएगा, टाइड, जिसे आप कहते हैं ज्वार। ऑप्शन क्या बनेगा, ए ऑप्शन बनेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। और कोरल्स को सॉल्ट वाटर चाहिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है, सॉल्ट वाटर वगैरह चाहिए, बाकी नमक वाला पानी और फॉर्म सी वगैरह सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। लेकिन यहाँ पे बात किसकी आ रही है, पानी की, पानी के मूवमेंट्स की, तो टाइड वर्ड यूज़ किया जाएगा। और यहाँ पे बहुत सारी फोर्सेस हैं, जैसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है यहाँ पे बहुत बड़ा काम करती है, जो आपकी ऑपोजिट लगती है गुरुत्वाकर्षण बल के। ग्रेविटेशनल फोर्स के ऑपोजिट लगती है कौन सी फोर्स, आपकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसके कारण जो है ये आपकी पीरियोडिकली राइज एंड फॉल होता रहता है, पानी का ऐसे होता रहता है, दैट इज कॉल्ड आपका टाइड्स। आंसर इज ए ऑप्शन। हमारे इंडिया में कौन सा टाइडल पोर्ट है, हमारे इंडिया में टाइडल पोर्ट कौन सा है, तो वो है कांडला पोर्ट, या जिसे आप दीनदयाल पोर्ट भी आप कहते हैं, दीनदयाल पोर्ट। और ये कहाँ पे है, ये है आपके गुजरात के अंदर, सुपर इंपॉर्टेंट। तो आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा, टाइड्स। एन ऑक्सबो लेक इज, ऑक्स धनुष झील क्या होती है, व्हाट इज द ऑक्सबो लेक इज, क्या होती है ये, तो देखिए ये होती है, यहाँ पे क्या होता है कि इस तरीके की जो धनुष टाइप सा ऐसे बन जाता है ना, ऐसे टाइप ऑफ, ये आपकी ऑक्सबो लेक है। ये आपकी जो इन्वर्टेड यू बन जाती है इस तरीके से, जहाँ आप ऐसे कह सकते हो कि उल्टा चंद्रमा बन गया, इस तरीके से देखने को आपको मिलेगी, क्लियर। और ये रिवर्स जो होती हैं, रिवर्स ऐसे आती हैं, ऐसे आती हैं, ऐसे आती हैं, ऐसे आती हैं, और अपना रूप चेंज करती रहती हैं, और इस तरीके से जो है ये बन जाता है यहाँ पे जो डेट इज़ ऑक्सबो लेक। ये क्या करते हैं कि मेन वाटर से बाद में अपना रास्ता मतलब छोड़ लेती हैं, तो इसके बाद जो है इस तरीके से इन्वर्टेड यू शेप रह जाती है, तो इसको आप क्या कहते हो, दैट इज ऑक्सबो लेक कहते हो। तो यहाँ पे देखिए जी, ऑक्सबो लेक क्या है, ऑक्सबो लेक क्या है, द लेक फॉर्म ड्यू टू द कट ऑफ मियांडर। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, सी ऑप्शन बनेगा। मैंने आपको बताया ना कि ऐसे ऐसे अगर आएगा तो इसको मियांडर कहते हैं, ठीक है। तो जैसे ही ये कट गया, मतलब इस तरीके से आया और यहाँ से कट गया ऐसे, तो इन्वर्टेड यू बन गया, तो ये इन्वर्टेड यू को आप क्या कहते हो, दैट इज कॉल्ड ऑक्सबो लेक कहा जाता है। तो आंसर इसमें सी ऑप्शन बन गया, राइट आंसर, सी ऑप्शन। Salinity of sea water refers to the salt content expressed in terms of gram per kilogram. The average salt content is, समुद्री जल की लवणता प्रति किलोग्राम ग्राम के संदर्भ में व्यक्त नमक सामग्री को संदर्भित करती है। औसत नमक महाद्वीप है, मतलब कहने का सीधा मतलब यही है कि हमारे जल के अंदर, पानी के अंदर जो हमारा सी वाटर होता है उसमें कितनी लवणता देखने को आपको मिलती है, तो ये देखने को मिलती है 35%। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 35% देखने को आपको मिलती है, 35 ग्राम पर किलोग्राम, ठीक है, ये भी आप याद कर सकते हो। और 35 पार्ट्स पर 35 याद कर लो, आंसर इसमें क्या बनेगा, बी ऑप्शन बनेगा। 38th पैरेलल सेपरेट, ये होती है 38th पैरेलल, ये किस में है जी, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में। सो ये है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में। अभी मैंने आपको पिछली क्लास में 17th पैरेलल बताया था, जो नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम के बीच में थी। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। इनमें से कौन सा फैक्टर नहीं है जो आपके ओशन करंट के लिए, समुद्री धाराओं को संशोधित करने के लिए कौन सा कारक नहीं है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये ओशन करंट का मतलब यहाँ पे क्या है। ओशन करंट का मतलब ये है कि जो आपकी मूवमेंट्स पानी की होती रहती है उस तरीके से। अब बहुत सारे फैक्टर हैं जो आपकी टाइड्स को, ओशन करंट को, आपके फैक्टर को करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मून का रिलेशन अर्थ के साथ, क्योंकि मून का ग्रेविटेशन पुल यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल अर्थ के ऊपर ज़्यादा है, जिसके कारण वेव्स उठती हैं। या फिर आप ऐसे कह सकते हो, अगर सन और मून अपनी शेप चेंज करते हैं, क्योंकि दोनों का गुरुत्वाकर्षण बल अर्थ के ऊपर लगता है, लेकिन नो डाउट ज़्यादा मून का लगता है, कम सन का लगता है, ठीक है। इनकी शेप चेंज होती है, पोजीशन चेंज होती है, तब भी होगा। आपके पानी वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन अगर हमारे ग्लोब के ऊपर इनइक्वल है तब भी होगा, ठीक है। और उसके बाद जो है आपके ओशन के अंदर इरेगुलरिटीज़ देखने को आपको मिलती हैं। हॉरिजॉन्टल फोर्सेस लग रही हैं आपके अर्थ के ऊपर, और जो आपकी ये बेज और बनती हैं, मतलब टाइडल मैग्नीट्यूड्स बनते हैं, इनकी शेप के ऊपर डिपेंड करेगा। और आपकी टाइडल बोर के ऊपर हाई टाइड और लो टाइड के बीच में डिफरेंस कितना है वो देखने को आपको मिलेगा। तो इसका मतलब ये बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो आपके ओशन करंट को मॉडिफाई करते हैं, लेकिन इनमें से पूछा है कि कौन सा नहीं है। तो पहला पॉइंट क्या है, डायरेक्शन एंड द शेप ऑफ द कोस्ट लाइन, मतलब तट रेखा की दिशा और आकार, ये बिल्कुल जी इसका क्या है, मॉडिफाइंग फैक्टर है।
दूसरा है टाइडल वेव इन द ओशन, सागर में ज्वार की लहर, ये पॉइंट आपका गलत है। ये कौन सा ये फैक्टर नहीं है, टाइडल वेव नहीं है, टाइडल बोर मैंने आपको बताया था। सीजनल वेरिएशन इन द विंड्स, ऑब्वियसली बात है भाई, सीजन चेंज होंगे तो आपका ओशन का फर्क पड़ेगा। बॉटम टोपोग्राफी, बिल्कुल फर्क पड़ेगा कि हाँ हमारे समुद्र के नीचे जो है चीज़ें किस तरीके की हैं, और आपके वॉल्केनिक एक्टिविटी है नहीं है, शेकिंग ऑफ द अर्थ होगी नहीं होगी, ये सब इफेक्ट पड़ता है। तो मतलब इसका इफेक्ट नहीं पड़ता, टाइडल वेव इन द ओशन का फ़र्क नहीं पड़ता, ये मॉडिफाइंग ओशन करंट का फैक्टर नहीं है। ये टाइडल वेव्स आपकी ऊंची जाएंगी कम जाएंगी, वो सारा खेल जो है वो मून और सन के ऊपर डिपेंड करता है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका, बी ऑप्शन क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा बी ऑप्शन। वेयर इज़ द वर्ल्ड्स डीपेस्ट ट्रेंच मरियाना ट्रेंच लोकेटेड, मरियाना ट्रेंच जो है ये है पैसिफिक ओशन में, सीधा याद करेंगे बस, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओशियनिक सैलिनिटी इज हायर अलोंग द ट्रॉपिक्स ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न, कर्क और मकर रेखा वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में समुद्र की लवणता अधिक है, ये पॉइंट आपका बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि जहाँ पे आपका रेनफॉल जहाँ पे ज़्यादा होगा वहाँ पे क्या होगा, सैलिनिटी देखने को आपको मिलेगी। जब रेनफॉल ज़्यादा हो रहा है उस एरिया में, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न में सन की लाइट भी जो है मैक्सिमम पड़ती है, तो इसका मतलब क्या होगा, इवेपोरेशन भी होगा, पानी उड़ेगा भी, जब पानी उड़ेगा तो पीछे नमक छोड़ देता है, तो इसका मतलब इंक्रीज्ड इवेपोरेशन कपल्ड विद रिलेटिवली मोर इंसोलेशन अलॉन्ग दीज एल्टीट्यूड्स कॉजेज हायर ओशियनिक सैलिनिटी, ये पॉइंट आपका बिल्कुल सही है। इन अक्षांशों के साथ अपेक्षाकृत अधिक पृथक्करण के साथ बड़ा हुआ वाष्पीकरण उच्च समुद्री लवणता का कारण बनता है, ये पॉइंट सही है। तो मतलब बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो आंसर इसमें क्या बनेगा, ए ऑप्शन बनेगा, बिल्कुल सही बनेगा जी, दोनों आपके सही पॉइंट हैं और रीज़न इसका जो है पॉइंट सही है। तभी तो मैंने आपको बताया जहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होगी वहीं पे आपकी क्या होगी, सनलाइट ज़्यादा आएगी, सनलाइट ज़्यादा आएगी तो ऑब्वियसली पता है पानी की इवेपोरेशन होगा और पीछे नमक छोड़ता जाएगा, तो आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। देर इज़ ए सबमेरिन रिज इन द बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में एक पनडुब्बी रिज है, इसे क्या कहते हैं, तो ये है जी बंगाल की खाड़ी, इसके हम क्या कहते हैं, दिस इज़ द 90 ईस्ट रिज कहा जाता है, 90 ईस्ट रिज, बस इतना याद करो 90 ईस्ट रिज। और ये कहाँ पे है, देख लो, ये देख लो, सेंट्रल इंडियन बेसिन और वाटन बेसिन के बीच में है ये वाला, ठीक है, दिस पार्ट इज कॉल्ड 90 ईस्ट रिज, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। बाकी याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद करो। चलो मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ, जैसे ये है कार्ल्सबर्ग रिज, कार्ल्सबर्ग जो रिज है ये आपके अरब सागर, अरेबियन सी और इंडियन ओशन के बीच में देखने को आपको मिलती है। और दूसरा है चागोर लाकादीप रिज, ये जो है आपको जो है सेंट्रल इंडियन ओशन के अंदर देखने को मिलती है। मोज़ेम्बिक छोड़ो, बस इतना याद करो, आपका आंसर इज ए ऑप्शन, 90 ईस्ट रिज जो है बंगाल की खाड़ी में बे ऑफ बंगाल के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट देखेंगे। पहला स्टेटमेंट देखिए, सुनामी इज स्मॉल इज ओपन ओशन जेट मे बी ओवर 30 मीटर हाई व्हेन इट रीचेज ए कोस्ट लाइन, कहने का मतलब क्या है, सुनामी छोटी होती है और छोटे सा खुला महासागर है जो अभी तक 30 मीटर से अधिक ऊंचा नहीं होता, ये समुद्र तट पर पहुंचते ही ऊंचा हो जाता है, ये पॉइंट आपका बिल्कुल सही है। मैंने आपको बताया था कि जो सुनामी होती है वो धीरे धीरे जाती है और एकदम से तट के ऊपर आके बिल्कुल हाई हो जाती है, ये पॉइंट आपका बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट देखिए, सुनामी हैव लॉन्ग वेवलेंथ एंड हैव ट्रैवल अक्रॉस द ओपन ओशन एट ए हाई स्पीड, बिल्कुल उसकी जो उच्च गति होती है और खुले महासागर में अच्छे से जो है तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होती है और जो है हाई स्पीड से चलती है। जैसे ये शोर के ऊपर पहुंचती है इसकी वेवलेंथ कम हो जाती है और वेव हाइट इंक्रीज हो जाती है। जैसे ही ये जो है किनारे पर आती है वेवलेंथ जाने के तरंग दैर्घ्य कम हो जाती है और वेव हाइट मतलब उसकी हाइट ऊंचाई जो है बढ़ जाती है, ये भी पॉइंट आपका बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों पॉइंट एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ए ऑप्शन क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा। अब मैं आपको पिक्चर दिखाता हूं कैसे, तो यहाँ पे जो देखिए ये पिक्चर थोड़ी सी ऐसी है, धुंधली सी है, बट आपको पता लग जाएगा। तो यहाँ पे जब आपकी सी वेव्स यहाँ से चलती हैं, हार्बर वेव्स चलती हैं, तो जैसी जैसी ये अप्रोच करती हैं आपके जो सरफेस के ऊपर मतलब कोस्ट लाइन के ऊपर, ये कोस्ट लाइन है, यहाँ पे ये कोस्ट लाइन है यानी कि तटीय रेखा है, जैसे जैसे नज़दीक आई है ये क्या हो जाएगी, इतनी हाइट में चलने लग गई है। तो मतलब हाइट का बढ़ना वो नज़दीक आना होता है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, आपका मून यानी कि चंद्रमा के ग्रेविटेशन पुल के कारण उन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये था आपका आंसर। नेक्स्ट देखिए,
हमारी वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट इरिगेशन कनाल जो है वो कौन सी है? सबसे लार्जेस्ट इरिगेशन कनाल है इंदिरा गांधी कैनाल। इंदिरा गांधी कैनाल इज़ द करेक्ट आंसर। और ये लार्जेस्ट कोस्ट लाइन है, लार्जेस्ट आपकी कनाल है, राजस्थान के अंदर देखने को आपको मिलती है। और ये स्टार्ट कहाँ से होती है? हरिके बैरेज जो पंजाब में है, हरिके बैरेज से स्टार्ट होती है। आंसर इसमें क्या बनेगा? डी ऑप्शन बनेगा। और उसके बाद लिखा हुआ है पनामा कनाल। पनामा कनाल जो है आपका नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में देखने को आपको मिलती है। सुइज कैनाल भी है, सुइज कैनाल भी मैं आपको बता देता हूँ, ये पिक्चर दिखाता हूँ आपको। पहले तो इंदिरा गांधी सागर नहर कनाल प्रोजेक्ट याद करो, कहाँ पे है? ये पंजाब में हरिके बैरेज से स्टार्ट होती है। यहाँ पे रावी और ब्यास और सतलज जो जब मिलते हैं, ब्यास और सतलज यहाँ पे मिलते हैं हरिके बैरेज में, यहाँ से स्टार्ट होती है आपकी इंदिरा गांधी कैनाल। तो ये चलती है जी, ये प्रॉपर तरीके से आपके राजस्थान में क्रॉस करती है। क्लियर। दूसरा है आपका सुइज कैनाल। सुइज कैनाल देखो जी किस में है, ये आपका सुइज कैनाल है, ये है आपका सिनाई पेनिसुला और ये है इजिप्ट वाला पार्ट, तो यहाँ पे आपका सुइज कैनाल है। क्लियर। एंड थर्ड देखिए जी आपका क्या है? पनामा कैनाल। पनामा जो है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में देखने को आपको मिलती है। क्लियर, ये है आपका पनामा कैनाल। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। ओशनिक वेव्स कॉज्ड बाय एन अर्थक्वेक आर नोन एज, ये तो अभी हमने डिस्कस किया था, उसको हम क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं, टाइडल वेव्स कहते हैं, हार्बर वेव कहते हैं, ज्वार लहरें कहते हैं, सब हमने पॉइंट्स डिस्कस किए थे। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? ए ऑप्शन बनेगा। सुनामी वर्ड जापानीज वर्ड है, ये भी आपको पता होना चाहिए, जापानी वर्ड है। अभी जो ऑप्शन है SLP वो मैं आपको बता देता हूँ, ये क्या होता है? एल वेव्स क्या होती हैं? एल वेव्स मीन्स लव वेव, ये क्या करती हैं? ये हॉरिजॉन्टल आपके ग्राउंड सरफेस के ऊपर चलती हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। आर वेव्स क्या होती हैं? ये आपका इलिप्टिकल पाथ फॉलो करती हैं, इस तरीके से इलिप्टिकल पाथ फॉलो करती हैं, ये वाला, ठीक है। और थर्ड है सरफेस वेव डू नॉट डैमेज इन द अर्थक्वेक। बिल्कुल सरफेस जो वेव होती हैं आपकी, ये बिल्कुल अर्थ के ऊपर आके, धरती के ऊपर आपकी कोई भी डैमेज नहीं करती। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, पूछा जाता है कि कौन सी वेव डैमेज नहीं करती, कौन सी वेव सबसे ज़्यादा डैमेज करती हैं? सरफेस वेव जो है सबसे ज़्यादा डैमेज करती हैं। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सरफेस वेव्स आर द मोस्ट डेंजरस इन द अर्थक्वेक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर, सरफेस वेव वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये थे आज के लेक्चर के अंदर, एंड गुड लक गाइस, टेक केयर, बाय बाय।